नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती आई है, वैकेंसी निकली है, उसकी चर्चा करेंगे। कई विद्यार्थियों का फ़ोन आया था कि सर कैसा पढ़ा जाए, किस तरह से तैयारी करें ताकि हमारा नंबर सुनिश्चित हो। तो अपन इस वीडियो में उन पुस्तकों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि अपन को कौन सी पुस्तक पढ़नी है और किस प्रकार से अपन को तैयारी करनी है, वो भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पाठ्यक्रम प्रवक्ता, ठीक है। तो देखिए, हिंदी, इसमें सबसे पहले देखो हिंदी साहित्य का इतिहास। चाहे आप कैसी भी वैकेंसीज उठा के देख लीजिए, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, कॉलेज व्याख्याता, प्रोफेसर, डीएसएसबी, केवीएस, हिंदी साहित्य का इतिहास तो वही रहना है। इसमें देखो, आदिकाल आदिकालीन साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ, यानी आदिकाल की मुख्य जो प्रवृत्तियाँ हैं, उनका अपन को बहुत गहराई से अध्ययन करना है। फिर उसके बाद में भक्तिकाल। भक्तिकाल में संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, इसी को अपन भक्तिकाल बोलते हैं। और रीति काव्य की धारा, मतलब रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, मतलब पूरा हिंदी साहित्य है अपन को, जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, जो अपन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए में पढ़ते हैं, वो का वो सारा सिलेबस है। उसको अपन को बहुत ही गहराई से अध्ययन करना है। क्यों करना है, इसके पीछे एक रीजन है। ये देखो, एक बड़ा पार्ट है, इसमें से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसमें स्पेशली अपन को ध्यान कहाँ रखना है, ये ध्यान रखिएगा। आधुनिक काल जहाँ से शुरू होता है ना, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, इसमें से अक्सर ज़्यादा प्रश्न आजकल एग्जामों में उठाए जाते हैं। जैसे आदिकाल है तो आदिकाल में से आपको एक या दो क्वेश्चन ही मिलेंगे। भक्तिकाल होगा, उसमें से दो या तीन, इतने ही रीतिकाल में से देगा अगला। ज़्यादा जो प्रश्न है वो यहाँ से पुटअप होते हैं। आधुनिक काल को बहुत गहराई से अपन को पढ़ना है। आदिकाल है, उसमें क्या है कि नए कवि नहीं जुड़ पाएंगे अब। जबकि आधुनिक काल जो है, जैसे प्रगतिवाद, नई कविता, प्रयोगवाद, इनमें जो नए नए कवि आ रहे हैं, नई नई रचनाएं आ रही हैं, उनकी पंक्तियां अक्सर उठा के पूछ ली जाती हैं। तो इसके लिए अपन को आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ना है। यहाँ तक, कहाँ तक? रीतिसिद्ध भारतेंदु तक, बस इतना अपन को क्या पढ़ना है, आचार्य शुक्ल का इतिहास है वो पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, आदिकाल में आचार्य शुक्ल के इतिहास में से ही हूबहू यूं के यूं आपको कथन एग्जाम में मिल जाएंगे। चाहे आप कैसी भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, भक्तिकाल के देख लीजिए, रीतिकाल के देख लीजिए, यहाँ तक क्या है कि आचार्य शुक्ल के हूबहू कथन उठा लिए जाते हैं। कवि के बारे में शुक्ल ने क्या कहा, किसके बारे में क्या कहा, वो सारी की सारी बात। अब ये जो आगे वाला पार्ट है ना, भारतेंदु युग से लेकर के प्रगतिवाद, नई कविता, इसमें अक्सर बच्चन सिंह का जो इतिहास चलता है, उसमें से लिया जाता है। रामचंद्र तिवारी का इतिहास है, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है, वो जो इतिहास की पुस्तकें हैं, उनमें से ये वाला पार्ट उनमें से ज़्यादा पूछा जाता है और वही ऑथेंटिक रहता है। क्योंकि आचार्य शुक्ल हैं वो, मतलब यहीं तक, भारतेंदु तक ही अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद में क्या है कि आचार्य शुक्ल का देहांत हो जाता है, और ये जो छायावाद वगैरह है, ये है, इनमें इतना वो विश्लेषण नहीं कर पाए थे जितना आगे मतलब बच्चन सिंह वगैरह हैं, नगेंद्र वगैरह हैं, उन्होंने किया है। तो ठीक है। और इन सभी चीज़ों का मैंने बहुत बारीकी से, जैसे आदिकाल की प्रवृत्तियाँ हैं, यूट्यूब पे डाल रखी हैं, आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, प्लेलिस्ट में जा कर के। भक्तिकाल है, भक्तिकाल के बारे में सब कुछ, सूफी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, इसके बारे में सब कुछ डाल रखा है। बहुत से प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं, करीबन आपको 500-700 क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। अगर आप वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो व्याख्या सहित है। आप पहले जैसे आदिकाल पढ़ना, और आदिकाल के बाद में एक वीडियो है आदिकाल का, उस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना आप, करीबन 40-45 मिनट का है। तो उसमें से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, भारतेंदु युग का है, द्विवेदी युग का, छायावाद युग का, ऐसे है। वो आप सुनते रहिए और आप अपनी पुस्तक पढ़ते रहिए, ठीक है। अब अपन चर्चा करते हैं गद्य की। तो देखो, निबंध है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, आलोचना है, इनके बारे में भी अपन को गहराई से पढ़ना है। यहाँ से अक्सर आलोचनात्मक पुस्तकें उठा ली जाती हैं, नई नई कहानियाँ हैं, नए नए कहानीकार हैं, उनकी कहानियाँ पूछ ली जाती हैं। इनमें स्पेशली ध्यान रखना, प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, इनकी कहानियाँ स्पेशली पढ़ना। ये अच्छे कहानीकार थे। विश्वनाथ शर्मा कौशिक है, इनकी कहानियाँ थोड़ी मतलब डीपली गहराई में जाकर के आपको पढ़नी है। ऐसे ही उपन्यासकार हैं, उन जो मुख्य मुख्य उपन्यासकार हैं, कौन सा पहला उपन्यास आया था, कौन सा मनोविश्लेषणवादी, कौन सा मतलब जीवनी परक उपन्यास पहला माना जाता है, ये सारी बातें अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। इनके बारे में मैंने बहुत अच्छे से वीडियो डाल रखे हैं, आप देख सकते हो। लघु विधाओं की बात करें तो देखिए, जीवनी है, संस्मरण है, आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य साहित्य और व्यंग्य। व्यंग्य के रूप में तो स्पेशली आपको पता है, श्रीलाल शुक्ल और हरिशंकर परसाई के बारे में ज़्यादातर उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, वही अच्छे व्यंग्यकार हैं।
ये तो ये अपनी मतलब गद्य साहित्य की बात है, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चर्चाएं अपन ने कर ली है। अब काव्य शास्त्र की चर्चा करते हैं। तो काव्य शास्त्र में रस के अवयव पढ़ने अपने को, अवयव भेद, रस के बारे में अच्छे से पढ़ना है। छंद हैं, अलंकार हैं, गुण हैं, दोष हैं, शब्द शक्तियाँ हैं। इसमें देखिए मैंने यूट्यूब पे कितने करवा रखे हैं, अलंकार हैं, गुण करवा रखे हैं और शब्द शक्तियाँ करवा रखी हैं। अब रस, ये अवयव और रस के बारे में भेद हैं, वो चर्चा नहीं करवा रखी है, वो एक वीडियो में डाल दूंगा 2-4 दिन में। अब हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां वगैरह, हिंदी देवनागरी लिपियां, ध्वनियाँ, वो सारी चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छे से एक वीडियो डाल रखा, आप लोग उसमें उसको एक बार देखिए। अगर आपके पास अच्छी कोई बुक नहीं है तो उस यूट्यूब चैनल से आप लिख भी सकते हो, आराम से लिखिए। सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखी हैं, बिल्कुल ट्रिक से इन मतलब बोलियों को, भाषाओं को समझा रखा है। अब व्याकरण में देखिए हिंदी की वर्तनी है, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची, विलोम शब्द। अब ये तो देखो याद करने वाली चीज़ें होती हैं सारी की सारी, लोकोक्ति, मुहावरे वगैरह वगैरह। जबकि समास है, संधि है, लिंग वचन तो वैसे ही पढ़ते हो, कारक है, विराम चिन्हों का प्रयोग है, ये थोड़ी समझने वाली बात है, वो आप वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हो। और अगर कोई सा टॉपिक नहीं करवाया हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि वो वीडियो मैं जल्दी डाल दूंगा, ठीक है। ये अपना हिंदी साहित्य का मैटर है पूरा का पूरा। अब देखो संस्कृत के कोई गुरु जी हैं तो उनसे पूछ लेना कि भाई संस्कृत में कैसे क्या पढ़ना है, तो ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई ना। आदिकालीन यहाँ तक आचार्य शुक्ल का पढ़ना अपन को, रीतिकाल तक भारतेंदु तक पढ़ लेना हद से हद। फिर ये सारा का सारा आपको आधुनिक काल जैसे बच्चन सिंह नगेंद्र है, या फिर पुनीत राय की कोई आपके पास गाइड है, कोई और गाइड है, उन गाइडों के आप सहारा ले सकते हो, ठीक है। ये निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, ये भी गाइड के माध्यम से ही आपको पढ़ने को मिलेंगे। बच्चन सिंह के इतिहास से पढ़ लेना, अच्छा दे रखा है, क्योंकि वो ऑथेंटिक पुस्तक है। ऑथेंटिक पुस्तक से मतलब प्रामाणिक पुस्तक से अपना अगर पढ़ते हैं ना, तो कल को कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसकी अपन क्या है कि रिट वगैरह लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा है किताब में। वरना गाइड के माध्यम से अब अपन कोई रिट वगैरह दायर करते हैं तो वो मान्य नहीं होगी, जबकि प्रामाणिक पुस्तक की मान्य होती है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि किस किस प्रकार से कैसे कैसे पढ़ना। एक दूसरी बात है, आप चाहे किसी भी राइटर की किताब पढ़ो, किसी भी की भी गाइड पढ़ो, एक किताब पहले ही दिन आप सुनिश्चित कर लो कि मुझे ये गाइड पढ़नी है। जैसे आपने यहाँ तक कि आचार्य शुक्ल का पढ़ लिया भारतेंदु तक, तो उस शुक्ल को कम से कम 5 या 10 बार उस शुक्ल ही शुक्ल को पढ़ो। ये नहीं है कि सर ने अपन को बताया था कि भाई भारतेंदु तक अपन को ये किताब पढ़नी है तो अब शुक्ल तो पढ़ लिया, अब क्यों ना बच्चन सिंह पढ़ लूँ, अब हो टाइम पड़ा है तो थोड़ा मैं नगेंद्र को भी देख लेता हूँ, या रामचंद्र तिवारी की पुस्तक है वो भी पढ़ लेता हूँ। ये अपने लिए बहुत बड़ा मतलब घातक सिद्ध होती है एग्जाम में, क्योंकि हर जो विद्वान है वो अपना तर्क अपने हिसाब से दिया है, तो इसलिए अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। वहाँ पर पूछेगा कुछ और अपन आंसर कुछ गलत दे देंगे। इसलिए एक किताब को 10 बार पढ़ो, नहीं कि 10 किताबों को एक एक बार पढ़ोगे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी क्या करते हैं, हज़ारों पुस्तकें आ रही हैं मार्केट में, मतलब कन्फ्यूज़ हो जाती हैं, ये अच्छी बुक है, ये अच्छी बुक है, ऐसा मतलब अपने दिमाग में चलता ही रहता है। हर कोई नई गाइड अपन को मार्केट में दिखाई देती है, अपन तुरंत उस गाइड को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, और 2-3 दिन के अंदर उसको कम से कम 20-25-30 तक पन्ने पढ़ डालते हैं उसके, शुरू के। बाद में वो पुरानी हो जाती है, अपना मन नहीं करता है। तो उस किताब को एक एक जो पुस्तक है आचार्य शुक्ल, उसको ही 10 बार पढ़ो, ताकि एक ही पुस्तक से अपन को वही चीज़ बार बार पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। नहीं कि 10 किताबों से एक एक टॉपिक अलग अलग पढ़ोगे तो सारा का सारा मामला है वो चौपट हो जाएगा। कभी ऐसी गलती मत करना, बल्कि विद्यार्थी ऐसी गलती, बहुत विद्यार्थी यही गलती करते हैं, हज़ारों 10-15 गाइड ले आते हैं और उनमें से आदिकाल में किसी ने कुछ दे रखा है, दूसरे ने कुछ दे रखा है, तीसरे ने कुछ दे रखा है, सबसे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है तो वो गलत कर बैठते हैं। जबकि ध्यान रखना, एक ही किताब को 10 बार पढ़ो, नहीं कि 10 किताबों को एक एक बार पढ़ो, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, चाहे किसी की भी गाइड पढ़ो, कैसी भी गाइड पढ़ो, कोई भी मतलब आचार्य शुक्ल हो चाहे नगेंद्र हो, कोई भी एक पुस्तक हो, उसको एक को ही 10-10 बार अपन को पढ़ना है, ताकि अपने वही चीज़ बार बार पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी, अच्छे से याद रहेगी। और हर 7वें दिन आपको एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से विद्यार्थियों की ये शंका रहती है कि सर याद नहीं होता है, तो भैया एक बार पढ़ने से किसी को भी याद नहीं होता है। कोई भी हो, इतना मतलब मास्टरमाइंड होता तो आज यहाँ क्या करता, कोई साइंटिस्ट ही बन जाता। एक बार से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, एक बार नहीं आती है, दूसरी बार पढ़ो थोड़ी समझ में आएगी, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, 5वीं बार पढ़ो, उसका पीछा ही मत छोड़ो जब तक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, अपनी पूरी बात बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाती, तब तक उस बात को मतलब टाइम टाइम पर रिवीजन करते रहो। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपन एक बार पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत अपने याद रहता है और अपन मन ही मन में खुश होते हैं कि अपने तो आदिकाल क्लियर हो गया।
जबकि वो क्लियर नहीं होता है। अगर उसका टाइम पे रिवीजन नहीं करोगे तो वो भूला हुआ होगा, वो स्मृति पटल से मतलब ओझल हो जाएगा, अपनी याददाश्त से वो गायब हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हर 7वें 5वें दिन एक ऐसा रूटीन बनाओ जिससे कि उसका अपन, जैसे आदिकाल आज पढ़ा तो आज अपने पूरा आदिकाल एक दिन में पढ़ नहीं सकते, थोड़ा बहुत यानी 5 या 7 पन्ने पढ़े, फिर उसके आगे आगे पढ़े, फिर ऐसे ऐसे करते मतलब 7 दिनों में अपना आदिकाल पूरा हो गया। 7 दिन का एक टारगेट बनाते हैं, तो फिर 7वें दिन पूरे आदिकाल को एक साथ पढ़ डालो, तो अपने पूरा का पूरा वापिस क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भक्तिकाल शुरू करो, फिर भक्तिकाल शुरू करो तो उस भक्तिकाल से पहले एक बार बीच में जैसे टाइम मिले तो आदिकाल को बीच बीच में पढ़ते रहो। ये नहीं है कि भक्तिकाल शुरू कर दिया अब याद, आदिकाल तो अपने याद ही हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा, वापिस अपन भूल जाते हैं। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब देखिए, आप गाइड अगर चाहते हैं तो ये वस्तुनिष्ठ है एक, मतलब पुनीत राय की अच्छी पुस्तक है, ले सकते हो। उसके बाद में काव्य शास्त्र के लिए आपको मैं पुस्तक बताऊँ, विवेक शंकर जी की अच्छी पुस्तक है। काव्य शास्त्र की भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही काव्य शास्त्र अच्छे दिए हैं, जबकि प्रवक्ता में तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र जोड़ा भी नहीं है, भारतीय काव्य शास्त्र ही है। ये आचार्य शुक्ल का इतिहास है, आप स्वयं देख सकते हो। अब देखो, मार्केट में एक बहुत गड़बड़ी चल रही है, आचार्य शुक्ल का नकली इतिहास भी मार्केट में आ रहा है, तो ध्यान रखना उस पुस्तक से आप वंचित रहना। ऑथेंटिक आचार्य शुक्ल का इतिहास है वही पढ़ना। क्या है कि कई बार पुस्तकें होती हैं वो भी रोल मॉडल पे नकली के रूप में भी निकाल दी जाती हैं, ये ध्यान में रखना। इसलिए कोई भी पुस्तक अगर आप पढ़ो तो वो ऑथेंटिक पुस्तक होनी चाहिए। आचार्य शुक्ल से बेहतर हिंदी साहित्य में शायद कुछ भी नहीं है। इनका जो कथन है वो मतलब चेंज भी नहीं हुआ है आज तक। इसलिए इस पुस्तक को अच्छे से अपन को पढ़ना है, और भारतीय हिंदू युग तक अच्छे से पढ़ना है, और काव्य शास्त्र के रूप में अपन को ये पढ़ना है, ठीक है। और अगर काव्य शास्त्र में देखो तो नरोत्तम स्वामी की एक छोटी सी गुटका भी चलती है, अलंकार पारिजात नाम करके, ये भी आप चाहो तो ले सकते हो, अच्छी पुस्तक है, ऐसी बात नहीं है, सारी बातें अच्छे से समझा रखी हैं, ठीक है। और जो भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हो कि भाई ये टॉपिक हमारे समझ में नहीं आया, इसके बारे में आप वीडियो बनाओ वगैरह वगैरह, जो भी आपकी समस्या हो आप लोग पूछ सकते हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरी जो बताई हुई बातें आपको अच्छी लगी, तो अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।